हेलो दोस्तों, चलिए तो अब हमारा जो एसएम का चैप्टर 3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसएम का चैप्टर 1 एनिमेशन वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। एसएम चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 2 आपको बाद में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पहले आपको चैप्टर 3 प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए मैंने आपको पूरे 5 पेज का जो है नोट्स बना रखा है, ठीक है। पूरे 5 पेज आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहता है कि क्या इतना ही करना है कि या फिर ये शॉर्ट में हमें याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिया गया है, इतना ही करना है, ठीक है। आपके आईसीआई के लगभग 23 टू 25 पेजेस है, जिसे हमने यहाँ पे 5 पेज में कंसिडर कर लिया है और सिर्फ इतना ही करना है। यहाँ से इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2-3 चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पे आप आईसीआई मॉड्यूल में अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी ये 5 पेज सफिशेंट है। मेरे यहाँ पे ये जो नोट्स बनाने में पूरी की पूरी 7 डेज़ की जो है वर्किंग लगी है। पूरे 7 दिन मैंने यहाँ पे काम किया है इस पर, तब जाके ये नोट्स प्रिपेयर हो चुके। आपको दिखने में सिर्फ और सिर्फ ये 5 पेज दिख रहे होंगे, लेकिन इस पे काम बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो बस यही आपको बताना था। स्टार्ट कीजिए। चलिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 3। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो या करो यार। मेरा एक मोटिव है कि मैं फ्री जो है आपको क्लासेस प्रोवाइड करूं। तो मेरा मोटिव है, तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ये मोटिव लास्ट तक रहेगा, वरना ये भी ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो आपके सपोर्ट की ही ज़रूरत है। अगर सपोर्ट करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना तो ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। आइए देखिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चैप्टर नंबर 3 आपका, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो बाद में देखेंगे, प्लानिंग का क्या मतलब होता है, क्या मतलब है प्लानिंग का, हम क्या कहना चाहते हैं प्लानिंग से। सबसे पहले तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए, प्लानिंग का मतलब होता है कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, मतलब कि फ्यूचर से रिलेटेड होता है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम देना जा रहे हैं, कल आपकी एग्ज़ाम है, तो आज आपको कितने कितने चैप्टर कौन कौन से टाइम में कितने कितने आवर्स में आपको कंप्लीट करने हैं, ये आप पूरा एक टाइम टेबल बनाते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके से प्लानिंग ही तो है ना। तो वही कहा गया है यहाँ पे, आप 12th में भी पढ़ते थे कि प्लानिंग मीन्स डिसाइड व्हाट नीड टू डू इन फ्यूचर में हमें क्या करना है। अब प्लानिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। प्लानिंग एक दिन के लिए हो सकती है, टुडे, या फिर पूरे के पूरे वीक के लिए हो सकती है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ईयर, कुछ भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो प्लानिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती इसमें। आप मान लीजिए आपकी कल एग्ज़ाम है, तो आप उस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। मान लीजिए 1 वीक के बाद आपकी एग्ज़ाम है, तो उस 1 वीक में कितना कंप्लीट करना है, उस तरीके से आपकी प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। तो प्लानिंग तो किसी भी तरीके से हो सकती है, कितनी टाइम भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो प्लानिंग है वो एक तरीके से ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशंस को, कि किस तरीके से आपको काम करना होगा, तब जाके जो है आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। और फिर आपको यहाँ पे ऊपर सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये तो आप 12th में भी पढ़ते थे कि प्लानिंग जो है फ्यूचर ओरिएंटेड है, टुडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, ठीक है। उस तरीके से प्लानिंग बनाई जा सकती है। मेन पॉइंट यहाँ पे है, प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन टू अटेन द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्लानिंग जो है वो सारे प्री डिटरमाइंड आपके ऑब्जेक्ट है, उसे किस तरीके से अटेंड किया जाए उसका एक प्लान आपको प्रोवाइड करता है, उसका एक कोर्स आपको प्रोवाइड करता है, उसकी एक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मेरा प्लान है कि मैं 1 वीक में आपको जो है 1 वीक नहीं, ओहो, मेरा एक यूट्यूब ऐप का जो ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो प्लान है वो 2 वीक में आपका जो है एसएम के चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 चैप्टर जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। ये मेरा एक तरीके से प्लान है। अब मैंने यहाँ पे एक एक करके प्लान बना रखा है कि फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी प्रोवाइड मैंने आपको कर दिया,
सेकेंड चैप्टर मैं आपको 2 दिन बाद प्रोवाइड करूँगा, थर्ड चैप्टर अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, फोर्थ चैप्टर के लिए भी एक दिन लगेगा, फिफ्थ के लिए 1 दिन, इस तरीके से मैंने प्लान बना रखा है, ठीक है। तो ये एक एक्शन है कि किस टाइम पे आपको कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाए। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2 वीक में आपको जो है ये 6 चैप्टर प्रोवाइड करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव एक एक्शन जो है आपको प्रोवाइड करता है, क्लियर है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर वेयर एंड टू वेयर वी वांट टू गो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। इसके बाद पहले देखिए कि प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड है। मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के लिए तो हम प्लान करते हैं भाई, प्रेजेंट के लिए थोड़ी ना कोई प्लान होता है। हम आगे क्या करना चाहते हैं इसके लिए तो हमारी प्लानिंग होती है। अब वो पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि प्लानिंग जो है वो एक ब्रिज है किसके बीच के, वेयर वी आर एंड टू वेयर वी आर वांट टू गो। एक एग्जांपल के साथ मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको प्रोवाइड किया है, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, लिख के आने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे हैं, एज्यूम डेट वी आर हियर, स्मॉल प्लेटफॉर्म। अब वहाँ पे है और हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, वी वांट टू गो बिग प्लेटफॉर्म। भाई ब्रिज किसके बीच का है, वेयर वी आर, ठीक है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो वेयर वी आर स्मॉल प्लेटफॉर्म, वेयर वी वांट टू गो बिग प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लानिंग हेल्प करती है, मतलब कि स्मॉल प्लेटफॉर्म से आप बिग प्लेटफॉर्म तक जाना चाहते हैं, आपको प्लानिंग हेल्प करेगी। यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग आपको हेल्प करेगी। अब किस तरीके से हेल्प करेगी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग का मतलब ही होता है प्लानिंग, क्योंकि स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल जो है वो प्लानिंग के ही 2 पार्ट हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे अभी कि क्या मतलब होता है स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल का। लेकिन प्लानिंग आपको हेल्प करती है कि वेयर वी आर एंड वेयर वी आर वांट टू गो, इस बीच के एक ब्रिज बना देती है, हेल्प करती है कि हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे मेन बात जो इम्पोर्टेंट बात, प्लानिंग कैन बी स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल। ऑपरेशनल हो सकती है या फिर स्ट्रेटेजिक हो सकती है, कोई भी किसी भी तरीके की हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने आपको देखिए एक फॉर्म प्रोवाइड किया है, बड़ी ही अच्छी तरीके से फॉर्म प्रोवाइड किया है। किस तरीके से, अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, अगर ऑपरेशनल प्लानिंग पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दोनों का डिफ्रेंसिएशन भी पूछा जाए तो मैंने इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से प्रोवाइड की है कि आप डिफ्रेंसिएशन तरीके से भी ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं आमने सामने, ठीक है। तो इस तरीके से ही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करूँ तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो है ये प्लान मेड होता है, बनता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनाता है, और किस तरीके से बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, जिसे हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कह सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, उन सभी चीज़ों को ध्यान में लेना है, और ये सीनियर मैनेजमेंट जो है स्ट्रेटेजिक प्लान बनाता है। जबकि मैं ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग की बात करूँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कौन बनाता है, मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये सीनियर मैनेजमेंट बनाता है। ऑपरेशनल प्लानिंग जो है वो कौन बनाता है, वो बनाता है मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे प्लानिंग में एक एन रह गया है, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, दे इन्वॉल्व एक्वाजिशन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्स अटेनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, रिसोर्सेज मतलब कि मैन, मनी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में बता चुका, ठीक है, विथ आपके जो फोटोज आपको प्रोवाइड किए थे उस तरीके से। अब यहाँ पे जो सीनियर मैनेजमेंट है वो क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके रिसोर्स है, मैन, मनी, पावर जो भी है, उन सभी का एक्वाजिशन किस तरीके से करना है, अलोकेशन किस तरीके से करना है, वो डिसाइड करता है। फिर यहाँ पे ऑपरेशनल में किस तरीके से होता है, ये जो रिसोर्सेज अलोकेट हुए हैं सीनियर मैनेजर के द्वारा, उसे किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ करना है, वो काम किसका होता है, ऑपरेशनल प्लानिंग का। कुछ समझ में नहीं आया, आइए एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले तो सीनियर मैनेजमेंट होता है, मतलब कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जब भी मैं बोलता हूँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सीनियर मैनेजर होता है आपका, सॉरी,
यहाँ पे लिख दिया सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट क्या करेगा? सीनियर मैनेजमेंट पहले तो देखेगा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है। सबसे पहले जो है रिसोर्सेज जो है कितने हैं वो डिसाइड करेगा। फिर यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट है, मान लीजिए डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, सी है, इन सबको जो है रिसोर्स अलॉट कर देगा। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे 10 करोड़ मनी की बात करूँ, रिसोर्सेज में मनी होता है, तो यहाँ पे 10 करोड़ दिए गए, यहाँ पे 1 करोड़ की ही ज़रूरत थी, यहाँ पे 5 करोड़ दे रखे। उसी तरीके से एम्प्लॉय दिए गए, मैन मनी पावर जो भी ज़रूरत थी हमने दिया। ये कौन करता है? सीनियर मैनेजमेंट। वो सिर्फ और सिर्फ अलोकेट करता है आपको कि कितना कितना अमाउंट का, कितना कितने प्रमाण में आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी रिसोर्सेज की। अब नेक्स्ट काम आता है ऑपरेशनल का, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक का। ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक क्या करता है? ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक आपको डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये 10 करोड़ जो अमाउंट मिला है, यहाँ पे 1 करोड़, यहाँ पे 5 करोड़, इसका यूज़ किस तरीके से कर पाएंगे आप। और बेसिकली आपकी जो एसएम की भाषा में अगर यूज़ का मैं बताऊँ तो उसका मतलब होता है एफिशिएंटली उसे किस तरीके से काम कर पाएंगे, यूटिलाइज। ठीक है, यूज़ आप वर्ड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे यूटिलाइज। ठीक है, यूटिलाइजेशन किस तरीके से आप करेंगे वो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑपरेशनल। समझ में आया? सीनियर मैनेजर तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिसोर्सेज अलॉट कर देगा, लेकिन वो अलॉटेड रिसोर्सेज का यूज़ किस तरीके से करना है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा, वो कौन कहेगा? वो कहेगा स्ट्रेटेजी, आपका जो ऑपरेशनल प्लानिंग। क्लियर हुआ? बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ा दिया गया। इसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, ये एक सेंटेंस है, ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या डिटर्मिनेशन, किसकी प्रोसेस है, क्या डिटरमाइन करता है? तो ये डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म, फर्म का क्या ऑब्जेक्ट रहा, रिसोर्सेज कितने हैं और कितने रिक्वायर्ड है, हमें ऑब्जेक्टिव्स जो रिसोर्सेज है वो कितने अवेलेबल है हमारे पास और कितने रिक्वायर्ड है, जिससे हम जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे अटेन कर पाए। ठीक है, तीसरा चीज़ होती है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, हमें कितनी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम प्राप्त कर पाए, उसे हम जो है ले पाए, ऑब्जेक्टिव्स तक हम पहुंच पाए। ठीक है, यूज़ एंड डिस्पोजिशंस ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि देखिए सबसे दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था कि रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है और कितने अभी भी रिक्वायर्ड है, हमें लेने की ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़ होगा, ये भी हमें जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बताती है। क्लियर है? इस तरीके की प्रोसेस है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व फैक्ट ऑफ इंटरेक्टिव एंड ओवरलैपिंग डिसीजन लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द फर्म। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज, एक टाइमलाइन है, रिसोर्सेज आपके पास जितने भी अवेलेबल है, आपके पास जो भी स्ट्रेटेजी, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसके तक यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। लेकिन आपकी प्लानिंग कह रही है, आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें तो यहाँ तक जाना है। ठीक है, ये आप प्लान कर रहे हैं कि रिसोर्सेज, इतने ही रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए हमें यहाँ जाना है। यहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो आप यहाँ तक ही जा सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से करना चाहते हैं काम कि आप जो है और ज़्यादा थोड़ी सी सक्सेस ले पाए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व इंटरेक्टिव एंड ओवरलैपिंग डिसीजन, कोई भी किसी भी तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं इंटरेक्टिव ओवरलैपिंग, जिससे जो है आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो इफ़ेक्टिवली काम कर पाए, जिससे आपका जो फर्म का ऑब्जेक्टिव्स है वो अच्छे से सक्सेस हो पाए। ठीक है, इसके बाद नया पॉइंट आपका डीलिंग विथ और इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी किस तरीके से। सबसे पहले तो डीलिंग की बात करें तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको, 3 पॉइंट आपको जो है, 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आपके डीलिंग में आएंगे और बाकी के इम्पैक्ट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसे। सबसे पहले तो आप डीलिंग विथ अनसर्टेनिटी की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि टाइपिकल एक्सटर्नल एनालिसिस विल इमर्ज विथ डजन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चैप्टर 1 में हम पता लगा के आए
कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई रूल चेंज कर दिया, आपका मान लीजिए प्लास्टिक का बिजनेस था, आपका बिजनेस मान लीजिए प्लास्टिक का बिजनेस नहीं, बेसिकली आप प्लास्टिक यूज़ करते थे, अपनी कोई प्रोडक्ट है जो आप प्लास्टिक में पैकिंग करके बेच रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने जो है क्या किया, गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि अब से जो है 2 वीक के बाद जो है प्लास्टिक बैन हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक बैन हो सकता है। तो ये तो आपके लिए एक अनसर्टेनिटी हो चुकी, ठीक है, कि 2 वीक के बाद आपका जो है ये प्लास्टिक बैन हो सकता है। तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक में पैक होता है, तो आपको तुरंत स्ट्रेटेजी जो है उसे चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उसमें कि प्लास्टिक की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही गई कि स्ट्रेटेजी तो यहाँ पे डजन्स ऑफ आपको जो है अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। मान लीजिए कस्टमर्स का जो है प्रेफरेंस बदल गया, जैसे कि नोकिया के साथ हुआ था। नोकिया ने एंड्रॉयड नहीं लिया, एंड्रॉयड जब उसे मिल रहा था उसने नहीं लिया, उसने ईगो बताया, ठीक है। तो वहाँ पे भी अगर एंड्रॉयड, लेकिन कस्टमर ने क्या कहा, कस्टमर ने कहा कि भैया हम तो सिलेक्ट कर रहे हैं एंड्रॉयड को प्रीफर कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे हो गई कि उसने नहीं लिया, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो गई और आज नोकिया का नाम भी कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वही सारी बात है कि नंबर्स ऑफ आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी और उसे आपको जो है कंसीडर करना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी रिफर द अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर से रिलेटेड है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए वो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिक है वो 2 वीक के इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है कि 2 वीक के बाद 2-3 वीक के बाद जो है प्लास्टिक बैन हो सकता है। तो फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर में वो अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो स्ट्रेटेजिक जो अनसर्टेनिटी है वो रिफ़र करती है अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। आपको फ्यूचर में क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, चाहे वो एनवायरमेंटल हो या फिर एजम्पशन बेस हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे कहा गया है कि इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बी अफेक्ट एडवर्सली, ठीक है, बाय स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। सीधी सी बात है, एडवर्स इफेक्ट ही होगा ना। आप देखिए यहाँ पे आपका जो पैकिंग था, आपका जो प्रोडक्ट था वो पैकिंग किस में होता था, प्लास्टिक। अब अगर प्लास्टिक बैन हो जाएगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एडवर्स इफेक्ट होगा या नहीं होगा, होगा, ज़रूर होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके प्लास्टिक में पैकिंग हो रहा था, अब प्लास्टिक बैन हो चुका है, अब आपको कुछ नया लाना पड़ेगा जिससे आपका मार्केट जो है काम हो सके। तो बस वही बात करी गई है कि एडवर्स अफेक्ट होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन किसकी वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से। अब यहाँ पे कहा गया है कि डील किस तरीके से करेंगे उस अनसर्टेनिटी को। ये फर्स्ट 2 पॉइंट हमने देखे, इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डील किस तरीके से करेंगे अनसर्टेनिटी के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपको जो है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी जो है उसे आपको डील करना होता है लॉजिकल ग्रुप, क्लस्टर और थीम के हिसाब से। मतलब कि क्या करना होता है आपको यहाँ पे करना होता है, आपको सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी आई है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी जगह ये अनसर्टेनिटी अफेक्ट कर रही है वो आपको देखना है, ठीक है। फिर इन सारी जगहों में से आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि किन चीज़ों में जो है हमें उसे प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहले उसमें हमें देखना है, फिर दूसरा इस पे ध्यान देना है, तीसरा इस पे ध्यान देना है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखिए सेट प्रायोरिटीज बाय द वे ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस। आपको एनालिसिस करना है और प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि कौन से चीज़ों में आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट कहा है कि जो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी है वो फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये कह रहा है कि आप जो है उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, एनालिसिस कीजिए, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया। लेकिन कह रहा है कि अगर इससे भी काम नहीं बनता है, इससे भी आपकी अनसर्टेनिटी कम नहीं हो रही है, तो आप एक काम कीजिए, सिनेरियो एनालिसिस कीजिए, सिनेरियो क्रिएट कीजिए। सिनेरियो का मतलब मैंने यहाँ पे आपको वही बताया कि डिफरेंट सिनेरियो बना दीजिए, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, ठीक है, 1 2, और लगा दीजिए अपने जो एम्प्लॉय है उसको काम पे यहाँ पे कि डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से डिफरेंट हमें काम करना होगा।
तो ये ही कह रहा है कि सिनेरियो बना दीजिए ताकि जो है आप अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर पाए, जो उस पर जो है सक्सेस ले पाए। ठीक है, फिर आपको कहा है कि अनदर वे, एक दूसरा वे भी है आपको यहाँ पे कहा गया है। कौन सा है? अनदर वे इज़ टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। एक दूसरा वे भी आपको देखने को मिलता है, क्या है वो? है आप स्ट्रेटेजी को फ्लेक्सिबल बनाइए। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है चेंज हो सके ऐसा। अब देखिए, चेंज का मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि पूरा चेंज कर दो। जैसे कि मैं यूट्यूब पे आपको, मेरा विज़न क्या है, मेरा मकसद क्या है, यूट्यूब पे लेक्चर्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड करना। मैंने टेलीग्राम पे देखा काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो लेक्चर्स परचेज़ नहीं कर पाते तो वो यूट्यूब से पढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी सारे मैसेजेस मैंने पढ़े टेलीग्राम पे कि ये चैप्टर यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, ये है तो फिर वहाँ पे वॉइस ठीक नहीं है, वहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, ओल्ड है, न्यू नहीं है। काफ़ी सारे मैसेजेस पढ़े, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यूट्यूब पे एकदम फ्री पूरे का पूरा कोर्स 1 रुपये लिए बिना यूट्यूब पे लेक्चर्स प्रोवाइड करना है। ये मैंने मकसद बना लिया और मैंने स्टार्ट भी कर दिया उस पर काम। तो ये मेरा एक तरीके से काम था। अब मैंने अनसर्टेनिटी आ सकती है, कुछ भी अनसर्टेनिटी, जैसे कि स्टूडेंट सपोर्ट नहीं कर रहे तो कम कर रहे हैं, जितना मैंने डिसाइड किया था उससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। मैंने डिसाइड किया था कि 1 वीक में 50 स्टूडेंट तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे चैनल को, लेकिन मान लीजिए 30 सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अनसर्टेनिटी है। इसकी वजह से जो है मुझे यहाँ पे कोई चेंजेस लाने पड़ेंगे, फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। कैसे चेंजेस? मान लीजिए लेक्चर्स और ज़्यादा प्रोवाइड करूँ, या फिर कुछ नोट्स बना के, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नोट्स बनाया, वैसे नोट्स बना के कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ। तो ऐसे चेंजेस करने हैं। अब देखिए, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना, पूरे का पूरा अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं करना है। जैसे कि आप मोबाइल इंडस्ट्री में, वहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी आ जाएगी। मतलब कि मान लीजिए कस्टमर ने कहा कि भैया हमें डिस्प्ले अच्छा चाहिए, आपका बैटरी थोड़ा सा कम हो मोबाइल की तो चलेगी, लेकिन डिस्प्ले अच्छा वाला प्रोवाइड कीजिए। तो एक कस्टमर प्रेफरेंस है, कस्टमर ट्रेंड है, जो अनसर्टेनिटी है इंडस्ट्री के लिए। तो क्या इसकी वजह से पूरी की पूरी मोबाइल इंडस्ट्री बंद कर दो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ट्रेंड चल रहा है बस उसी के हिसाब से आपको चेंज करना है, डिस्प्ले अच्छी सी डालनी है बस। तो वही बात है कि आप पूरे का पूरा कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको थोड़ा बहुत अपना जो काम है वो चेंज करना है। ठीक है, बस वही बात है यहाँ पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप समझ चुके हैं क्या मतलब होता है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज करना है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कि इम्पैक्ट क्या है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी अनसर्टेनिटी की। तो इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी कैन बी मेज़र, किस तरीके से आप उसे मेज़र कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। भाई सीधी सी बात है कि प्रोबेबिलिटी होगी ना, हम एकदम से तो नहीं बोल सकते। जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए कि बारिश बहुत हो रही है, सब जगह जो है पानी पानी हो चुका है, तो आपने अपने फ्रेंड को कहा कि हो सकता है कि कल जो है हमारे क्लासेस में छुट्टी हो। क्यों? बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सब जगह पानी आ चुका है। तो एक अनसर्टेनिटी है, ये तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, कि आप एक प्रोबेबिलिटी बता रहे, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, हॉलीडे आपका जो छुट्टी हो ना हो कोई फिक्स तो है नहीं, आप एक प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं कि पानी इतना ज़्यादा है कि आप हॉलीडे हो सकता है। ठीक है ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी आप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात करी गई है कि फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी कैन बी एडॉप्ट फॉर मिनिमाइज अनसर्टेनिटी। मतलब कि फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी आपके पास है तो आप अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये आपको क्लियर है अच्छे से? ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एक मैनेजरियल प्रोसेस है। किसका मैनेजरियल प्रोसेस है? मैनेजरियल प्रोसेस है टू सिलेक्ट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट कर पाए, ऐसा एक मैनेजरियल प्रोसेस है।
अब बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस जो है वो किस तरीके से सिलेक्ट करना है। देखिए आपके पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव कोर्स हो गए, उसमें से आपको कौन सा बेस्ट कोर्स लगता है वो सिलेक्ट करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ ए कंप्लाइंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है एक एग्जांपल दूँ तो आपने जो है सीए सिलेक्ट किया, आपके पास काफ़ी सारे 12th पास करने के बाद आपके पास 12th के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप सीए कीजिए, आप बीकॉम कीजिए, आप सीए विथ बीकॉम कीजिए या फिर बीबीए कीजिए। काफ़ी सारे मल्टीपल जो है आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे। इसमें से आपने बेस्ट जो है ऑप्शन सिलेक्ट किया सीए करना है या फिर सीए विथ बीकॉम करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स था। काफ़ी सारे अल्टरनेटिव कोर्स थे, उसमें से आपने बेस्ट सिलेक्ट किया। तो वैसे ही ये डिसीजन मेकिंग वही तो है कि आपने अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट कोर्स जो है वो एक्सेप्ट किया, एक्शन जो है वो सिलेक्ट किया, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ कंप्लाइंसिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्योंकि आपका किसी गोल रहा होगा, भाई सीए का गोल आपने सिलेक्ट क्यों किया, अच्छी इनकम होगी या फिर अच्छा स्टेटस होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी गई है। अब डिसीज़न जो है वो दो तरीके से हो सकती है, एक ऑपरेशनल हो सकती है, एक स्ट्रेटेजिक हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्लानिंग में देखा था, प्लानिंग भी दो तरीके से हो सकती है, एक स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी वही तरीके की है कि डिसीज़न भी दो तरीके से हो सकते हैं, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक। ऑपरेशनल डिसीज़न हम कब करेंगे, अगर वो डे टू डे बेसिस पे हो रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे हो रहे हैं तो वो ऑपरेशनल है, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक हम किसे कहेंगे, स्ट्रेटेजिक जब हम कहेंगे, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है कि आपको जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट टू बी हैंडल, किस तरीके से प्रोडक्ट को आपको हैंडल करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाना है, किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट में डालना है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट टू बी हैंडल। मार्केट टू बी सर्व, मार्केट को किस तरीके से हम जो है सर्व करेंगे, किस तरीके से कवर करेंगे, ठीक है, किस तरीके की हम जो है हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे मार्केट को, ये सारी चीज़ें। फंक्शंस टू बी परफॉर्म, किस तरीके से हम फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, मतलब कि आफ्टर सेल सर्विस देंगे या फिर बिफोर कुछ हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़। और मेजर पॉलिसी नीडेड, मतलब कि कौन कौन सी पॉलिसी हमें जो है यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत है, जिससे जो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम अचीव कर पाए, ठीक है। तो ये चार चीज़ें जो है, प्रोडक्ट टू बी हैंडल, मार्केट टू बी सर्व, फंक्शंस टू बी परफॉर्म और मेजर पॉलिसी, ये चार चीज़ें अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो ये कहा जाएगा एक स्ट्रेटेजिक डिसीज़न, ठीक है। ये डेफिनेशन है जो प्रोवाइड की गई थी जॉर्ज एंड ग्लूक की हिसाब से। जॉर्ज एंड ग्लूक ने जो है ये डेफिनेशन प्रोवाइड की थी। ये एक आपका एमसीक्यू बन सकता है, बाकी ये पूछने का जो पूछा जाए ऐसा रेयर केस है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए एक बार रीड करके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग पता चल गया क्या होता है। ऑपरेशनल का मतलब होता है डे टू डे, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है चार चीज़ें। चार कौन सी चीज़ें, प्रोडक्ट टू बी हैंडल, मार्केट टू बी सर्व, फंक्शंस टू बी परफॉर्म एंड मेजर पॉलिसी। इन चार चीज़ों पे आपको काम करना है, जिससे आपका जो डिसीज़न ले सके आप किस पे, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। किसके पॉइंट है, ये पॉइंट है डिमोन्स्ट्रेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन यहाँ पे देखिए एरो दिख रहा है, एरो है ना। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के क्या क्या डिमोन्स्ट्रेशंस हो सकते हैं वो यहाँ पे आपको दे रखा है। टोटल यहाँ पे आपको 6 पॉइंट है, वो आपको पढ़ने होते हैं, आपको लिखने होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाए तो। सबसे पहला पॉइंट होता है कि स्ट्रेटेजिक जो डिसीज़न है वो टॉप मैनेजमेंट का जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सीधी सी बात है, स्ट्रेटेजिक डिसीज़न में टॉप मैनेजमेंट नहीं होगा तो कौन होगा, टॉप मैनेजमेंट का तो होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व थिंकिंग इन टोटलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, हैंस प्रॉब्लम्स सेलिंग फॉर द स्ट्रेटेजिक डिसीजन रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर बाय टॉप मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक डिसीज़न क्यों लिया जाता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्यों लिया जाता है, ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशंस
अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए। भाई इसीलिए तो हम जो है अपना स्ट्रेटेजिक डिसीज़न ले सकते हैं। मतलब कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रेटेजिक डिसीज़न जो है वो पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। मतलब कि स्ट्रेटेजिक डिसीज़न लेने से ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा हो सकता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा? ज़रूर होगा। टॉप मैनेजमेंट है ही इसीलिए ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा हो सके, इस तरीके से डिसीज़न ले। ठीक है, तो पहला पॉइंट वही है। दूसरा पॉइंट कहा है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का कमिटमेंट होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो उसमें आपका कोई कमिटमेंट होना चाहिए कि कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, कितने ह्यूज फंड की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन इसमें लेना होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट, strategic decision necessity consideration of factors in firm's external environment। यहाँ पे क्या लिखा है कि strategic focus in an organization involve orienting in internal environment to change in external environment। क्या कहता है, ये कहना चाहता है, देखिए समझिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है आपको कि आपको पता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब आपको पता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब आपको पता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की चेंजेस, गवर्नमेंट की जो प्लान है, मतलब कि कोई भी नियम है वो चेंजेस हो चुका, कस्टमर के प्रेफरेंस चेंज हो सके, कुछ भी हो सकता है, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब समझते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं वो एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, पॉलिसी आपकी जो है गवर्नमेंट ने चेंज कर दी, तो इस वजह से जो है इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई अफेक्ट होगा या नहीं होगा, बताइए। मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है जो प्लास्टिक में पैक होके जा रहा है। ठीक है, प्लास्टिक में पैक होता है और हम उसे सेल करते हैं। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे नया नियम रूल डाल दिया कि अब से जो है प्लास्टिक आपका बैन होगा, तो क्या ये अफेक्ट होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को? बिल्कुल होगा। तो बस ये वही कह रहा है कि ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होने से क्या इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई अफेक्ट होगा? जी हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। तो बस उसी पे ही फोकस होता है इसका, स्ट्रेटेजिक डिसीजन का इस पे फोकस होता है कि किस तरीके से वो जो चेंज आ रहा है उसे आप जो है अच्छे से कंप्लीट कर पाए, उसे कम्पीट कर पाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। सीधी सी बात है, कोई भी आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक यूट्यूब आपका चैनल, आपको पता ही है यूट्यूब चैनल है जिस पे आप यह वीडियो अभी देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि वीडियोस जो है मैं अपलोड करता हूँ फ्री। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे यूट्यूब में जो है वीडियो फ्रीली अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइबर जो है, मेरा ये मोटिव है कि 10,000 स्टूडेंट को मैं जो है ये लेक्चर मिनिमम मैं 10,000 प्रोवाइड कर सकूँ, 10,000 स्टूडेंट की तो हेल्प कर ही पाऊँ, ऐसा मेरा मकसद है। तो क्या 10,000 जो है वो कल के कल आ जाएंगे? वीडियो अपलोड किया और कल 10,000 स्टूडेंट ने सब्सक्राइब कर दिया चैनल, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट को लगे कि हाँ ये मेहनत हो रही है, यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, तो हो भी सकता है कि रातों रात जो है वो 10,000 सब्सक्राइबर आ जाए। लेकिन मैं तो एक एग्जम्पशन की बात कर रहा हूँ कि हर बार तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब कि आएंगे 10,000, नहीं आएंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ। 10,000 क्या 1 लाख स्टूडेंट आप हेल्प करेंगे तो 1 लाख हो गए, 1 लाख क्या 10 लाख भी हो सकते हैं, आपकी हेल्प की ज़रूरत है ना। तो ये कह रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब कि वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा और आप जो है सपोर्ट करेंगे धीरे धीरे करके।
तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक डिसीज़न मेकिंग जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज डिसीज़न लिया और कल जो है वो काम ख़त्म हो गया, उसके हिसाब से हमें रिज़ल्ट मिल गया। आज आप डिसीज़न ले रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है आपको जो है उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि जियो का एग्जांपल ले सकते हैं। जियो ने जो है पहले काफ़ी टाइम तक जो है फ्री डेटा, कॉलिंग फ्री सब कुछ प्रोवाइड किया, क्योंकि उनका जो एक लॉन्ग टर्म डिसीज़न था कि पहले फ्री प्रोवाइड करेंगे फिर धीरे धीरे जो है अमाउंट चार्ज करेंगे, तो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे था। आज उसके पास कितने सारे कस्टमर्स हैं, है ना। तो डिसीज़न जो है उसका रिजल्ट कब मिला, जब उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे कस्टमर जो है उनके पास है, ठीक है। तो ये रिजल्ट लॉन्ग टर्म पे मिला, ठीक है। अब उसके बाद जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर फ्यूचर ओरिएंटेड। स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर से रिलेटेड सीधी सी बात है। गवर्नमेंट ने अगर प्लास्टिक बैन करना है तो हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि हम फ्यूचर में किस तरीके से काम करेंगे जिससे हमें प्लास्टिक पैकिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि फ्यूचर थिंकिंग करनी पड़ेगी, फ्यूचर एनवायरनमेंट कंडीशंस एंड किस तरीके से हम उसे चेंज कर पाए वो हमें देखना होता है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर फ्यूचर ओरिएंटेड। इसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजंस यूजुअली हैव मेजर मल्टी फंक्शंस एंड मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंस। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि मैं देखिए यहाँ पे यूट्यूब में मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। यूट्यूब में मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ SM के, FM के, EIS के, अकाउंट के, मल्टी फंक्शंस में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि मेरी जो मास्टरी है SM में, FM में हो, ठीक है, EIS में हो, अकाउंट में ना हो, ऐसी हो सकता है। मास्टरी मल्टी फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ कही गई कि मल्टी फंक्शन, आपके डिसीजन जो है वो मल्टी फंक्शन हो सकते हैं, मल्टी बिजनेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा है कि जो वो टोटली जो अफेक्ट है वो हर एक सेक्शंस के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब कि हर एक हमारा जो सेक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर डिफरेंट तरीके से जो है अफेक्ट हो सकता है। सीधी सी बात है, हर एक चीज़ पे तो सीधी तरीके से अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। मेरा जो लेक्चर्स है, मेरी मास्टरी हर एक सब्जेक्ट के लिए तो एकदम हाई लेवल पे हो सकती है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। मैं SM FM अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, अकाउंट हो सकता है कि मीडियम हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति में ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ये सारे गुण हो कि सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा सके, ठीक है। तो वही बात है कि हर एक चीज़ पे जो है उसकी अफेक्ट डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। का आपको पूछा जाए डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बताइए, तो आपको यहाँ पे ये 6 पॉइंट लिख के आने हैं, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हर बार रहेगा और हर बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ICA मॉड्यूल में जितना भी दे रखा है उसे गोली मारिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मैंने कितना प्रोवाइड किया है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही रीड करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या मतलब होता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट का? मतलब कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब होता है, यहाँ पे आइए। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब होता है, यहाँ पे मैं बताऊँ, ये रहा। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब होता है कि एक फ्रेमवर्क है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक फ्रेमवर्क है विद इन विच द फर्म वुड एडॉप्ट द प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन एंड वुड ऑपरेट टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजिक एंड इंटेंट क्या है? एक फ्रेमवर्क है। किस चीज़ का फ्रेमवर्क है? एक फ्रेमवर्क है आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, आपने जो ऑब्जेक्टिव रखे उसे अचीव किस तरीके से आप करेंगे, उसका एक प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करना, उसका एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, वो है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर, क्या चाहती है ऑर्गेनाइजेशंस इन फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर के हिसाब से क्या चाहती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है उनके, उसके हिसाब से जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है आपको आइडिया प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट आंसर द क्वेश्चंस व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीव्स एंड स्टैंड फॉर, कहाँ पे जाना चाहती है ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इट इंडिकेट लॉन्ग टर्म मार्केट पोजिशंस, भाई सीधी सी बात है, ये तो लॉन्ग टर्म ही होगा,
जो कि आप जहाँ तक फ्यूचर में जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप कल के कल वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस होगी, ठीक है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके से होगा, जैसे कि जियो का एग्जांपल ही ले लो। पहले कुछ समय तक उन्होंने फ्री प्रोवाइड किया डेटा कॉलिंग, इसके बाद धीरे धीरे अमाउंट चार्ज किया। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस थी उनकी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है कि विच द ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर टू क्रिएट एंड ऑक्यूपाई द अपॉर्चुनिटी इन न्यू पॉसिबिलिटीज़। जो भी आप अपॉर्चुनिटी है, आपका ऑब्जेक्ट है, वो आप अचीव करना चाहते हैं तो ये अचीव कर सकते हैं। किसके हिसाब से? स्ट्रेटेजिक इंटेंट की मदद से एक आइडिया ले सकते हैं। अब स्ट्रेटेजिक जो इंटेंट है वो 3 लेवल के हिसाब से हो सकता है। कौन कौन से? कॉरपोरेट लेवल, जिसमें आपका विज़न एंड मिशन आता है। क्या मतलब होता है विज़न एंड मिशन का, हम देखेंगे। दूसरा लेवल होता है बिजनेस लेवल, जिसमें आपका बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल आता है। क्या मतलब होता है, अभी देखेंगे। और तीसरा लेवल होता है प्रीशियस लेवल, जिसमें गोल एंड प्रीशियस लेवल, जो जहाँ पे गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके देखने को मिलते हैं। इसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मैंने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डाला है, आपको ज़रूर रीड करना है कि विज़न मिशन जो बिज़नेस डेफिनेशन और बिज़नेस मॉडल है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, विज़न मिशन बिज़नेस डेफिनेशन बिज़नेस मॉडल, वो क्या करते हैं, वो आपको जो है एक्सप्लेन करते हैं फिलोसॉफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा फिलोसॉफी क्या रहा वो एक्सप्लेन करते हैं ये 4, विज़न मिशन बिज़नेस डेफिनेशन एंड बिज़नेस मॉडल। क्लियर है। लेकिन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्ट टू बी अचीव इन द मल्टीपल एरिया ऑफ द बिजनेस। बिजनेस ने मल्टीपल एरिया में कितना रिजल्ट, क्या क्या रिजल्ट हुआ, सक्सेस हुए, फेल हुए, ये सारा रिजल्ट जो है वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमें बताता है, ठीक है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये जो पढ़े हम, तो आपको पता होना चाहिए कि विज़न मिशन, आपका बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल, ये 4 जो है ये तो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस की फ़िलोसॉफी बताता है, जबकि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट बताता है मल्टीपल एरिया में कितना बिजनेस हुआ, ठीक है। ये एक एमसीक्यू पर्पज़ के लिए हिसाब से था। अब आइए विज़न मिशन को क्या क्या है वो उसे पढ़े। देखिए विज़न है एक ब्लूप्रिंट कंपनी के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि विज़न इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी। फ्यूचर पोजीशन, देखिए फ्यूचर पोजीशन तो सब में ही रहेगा, ठीक है। विज़न का मतलब क्या हुआ? विज़न का मतलब है कि मान लीजिए कंपनी यहाँ पे है, कंपनी ने कहा कि भैया 5 साल के बाद हम जो है यहाँ पे जाना चाहते हैं, अपने आप को यहाँ पे देखना चाहते हैं इस लेवल पे। तो ये एक विज़न है आपका, ठीक है। जबकि मिशन की बात करूँ तो मिशन क्या है, ये अल्टरनेटिवली आपको डिफरेंशिएशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं कि मिशन प्रेजेंट करता है द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल एंड वे टू रीच द गोल। It explains the reason for existence of the business in the society. It defines the present capability, activity, customer focus and role. अब क्या कहना चाहते हैं? देखिए मिशन और विजन में क्या डिफरेंस है। मिशन और विजन में डिफरेंस है, आपने कहा कि कंपनी जो है कह रही है कि 5 साल बाद, 5 ईयर के बाद, 5 इयर्स वो यहाँ पे पहुँचना चाहती है, ठीक है, ओके। ये आपका विज़न है, ये आपका विज़न है। लेकिन किस तरीके से हम यहाँ पे कुछ ये काम करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे और उस तरीके से जो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो ये जो आपका डिसीज़न है कि इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे, ये आपका है मिशन। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि मिशन की वजह से आप विज़न तक पहुँच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो विज़न जो है वो एक तरीके से ब्लूप्रिंट है कंपनी के लिए, फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है। और मिशन जो है वो आपको ऑब्जेक्ट, जो बिज़नेस, आपका बिज़नेस का जो ऑब्जेक्ट है, गोल है, वो किस तरीके से आप जो है अचीव कर पाएंगे उसका एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। हाँ, मिशन जो है वो एक तरीके से आपको जो है ये बताता है, रीज़न बताता है कि आप यहाँ पे बिज़नेस यहाँ पे क्यों है, सोसाइटी में क्यों है,
जबकि कंपनी के लिए देखिए, कंपनी जो है वो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि उनको यहाँ पे इस तरीके से काम करना है और फ्यूचर में इस तरीके से इतना अचीव करना है। तो ये एक आपको रीज़न बताता है कि क्यों इतना आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे कि यूट्यूब की ही बात करूँ, मेरी चैनल, मैं यूट्यूब पे आपको जो है फ्री प्रोवाइड करता हूँ लेक्चर्स। तो मिशन मुझे यहाँ पे रीज़न बताता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्योंकि मेरा एक मोटिव है कि मैं आपको जो है फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ, जिससे आप जो है अपनी पढ़ाई को सिंप्लीफाई कर रहे हो। मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो फ़ी पे नहीं कर पा रहे लेक्चर्स की, तो उन्हें जो है यूट्यूब से पढ़ना पड़ रहा है। तो इनकी हेल्प करने के लिए मैंने यूट्यूब पे अपनी चैनल स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो मेरा मिशन है। और विज़न क्या है, विज़न मेरा है कि हर एक स्टूडेंट जो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा है या फिर करना चाहता है उन तक पहुंच सकूँ, वो विज़न है मेरा। लेकिन मिशन किस तरीके से, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो मेरा मिशन है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट, बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस डेफिनेशन किस तरीके से, देखिए बिजनेस डेफिनेशन एक्सप्लेन करता है आपका जो बिजनेस अंडरटेकन है बाय द फर्म, जो बिजनेस आपने फर्म ने एक्सेप्ट किया, जो बिजनेस पे काम कर रहा है, उसमें कस्टमर नीड किस तरीके से, टारगेट किस तरीके से है मार्केट में, अल्टरनेटिव कितनी प्रोवाइडेड है टेक्नोलॉजी की, वो सारी चीज़ें देखने का काम किसका होता है, बिजनेस डेफिनेशन का। मतलब कि कस्टमर क्या चाहते हैं, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, टारगेट क्या है मार्केट का, इवन आपकी टेक्नोलॉजी जो है अल्टरनेटिव अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है बिजनेस डेफिनेशंस काम करता है। विद द हेल्प ऑफ बिजनेस डेफिनेशन वन कैन असरटेन द स्ट्रेटेजिक बिजनेस चॉइस। आप अपना बिजनेस चॉइस कर पा रहे हैं कि आप कौन से, आप मान लीजिए मल्टीपल बिजनेस है, वो बिजनेस डेफिनेशन आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि कौन से बिजनेस को आपको जो है चॉइस करना चाहिए, कौन से बिजनेस पे आपको ज़्यादा काम करना चाहिए। ठीक है, बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल जो है इसका काम होता है कि द नेम इम्प्लाइज ए स्ट्रेटेजी फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ascertaining सोर्स ऑफ इनकम, डिज़ायर कस्टमर बेस और फाइनेंशियल डिटेल। देखिए बिजनेस मॉडल का क्या मतलब हुआ, बिजनेस मॉडल जो है सिर्फ और सिर्फ असरटेन करता है, क्या डिसाइड करता है, क्या हमें बताता है, ये बताता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कस्टमर्स का जो है यहाँ पे डिज़ायर क्या है, किस तरीके से कस्टमर्स की डिज़ायरमेंट है और आप क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और फाइनेंशियल आपकी डिटेल कितनी है, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो देने का काम है बिजनेस मॉडल का। देखिए बिजनेस डेफिनेशन का काम होता है आपको एक तरीके से हेल्प करना बिजनेस चॉइस करने में, जबकि बिजनेस मॉडल तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इनकम स्टेटमेंट जो है, कस्टमर्स के डिज़ायरमेंट और फाइनेंशियल डिटेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है, सीधी तरीके से बात करूँ तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में कोई डिफरेंस नहीं। जी हाँ, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को जो है आप इंटरचेंजली यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई। नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, बोथ टर्म्स आर यूज इंटरचेंजली। लेकिन अगर आप चेंज देखना ही चाहते हैं, उसकी कुछ डेफिनेशन बनाना ही चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मॉड्यूल में दे रखा है कि गोल्स आर एंड रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट है डेट द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू अचीव। मतलब कि वो लास्ट रिजल्ट है जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन पहुँचना चाहता है, जबकि ऑब्जेक्टिव जो है वो टाइम बेसिस जो है मेज़रमेंट है, टाइम टू टाइम जो है आप इसे चेंज करते रहते हैं। इसे ऑब्जेक्टिव जो है, ये क्या मतलब हुआ, देखिए गोल का मतलब हुआ एक लास्ट रिजल्ट है जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो टाइम बेस्ड मेज़रमेंट है, मतलब कि कितने टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें जो है अचीव करती रहनी है, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये विज़न, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये हमने कंप्लीट करे। अब विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि और ज़्यादा डिटेल में किस तरीके से पढ़ा जा सकता है विज़न को, और क्या डिटेल हो सकती है। तो आइए सबसे पहले विज़न को देखें। देखिए सबसे पहले विज़न में क्या होता है, क्या मतलब होता है विज़न का।
विज़न में सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए आपको एक चीज़ तो लिख ही देनी है। जो क्या चीज़ लिखनी है कि विज़न एक ब्लूप्रिंट है। विज़न एक ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशंस का, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। चाहे कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि विज़न के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, सबसे पहले वही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, स्ट्रेटेजिक विज़न इज़ अ रोड मैप ऑफ द कंपनीज फ्यूचर। रोड मैप लिखिए या फिर ब्लूप्रिंट लिखिए। ठीक है, ब्लूप्रिंट लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, रोड मैप या फिर ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए आगे क्या कहा। आगे कहा है कि विज़न जो है वो स्पेसिफिक जो है एक फोकस करता है किस पे, टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस, जियोग्राफिक, प्रोडक्ट मार्केट टू बी परस्यू द कैपेबिलिटीज इट्स प्लान्स मैनेजमेंट इज ट्राइंग। देखिए समझिए इस चीज़ को कि विज़न किस पे फोकस करता है, क्या स्पेसिफाई करता है। तो विज़न स्पेसिफाई करता है कि आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आपके कस्टमर्स किस पे फोकस कर रहे हैं, आप किस चीज़ के कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं, मतलब कि कस्टमर क्या चाहते हैं और आप जो है किस तरीके से कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर बिजनेस का जियोग्राफिक किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से अवेलेबल है, प्रोडक्ट मार्केट में क्या प्रेशर जो है, मतलब कि क्या डिमांड जो है वो क्रिएट कर रही, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिमांड जो मार्केट चाहता है उस तरीके की प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई। इसके बाद आपको विज़न के लिए एक हेनरी फोर्ड का है एग्जांपल दे रखा है, आईसीए मॉड्यूल में ही आपको दे रखा है। ये है आपका हेनरी फोर्ड। ठीक है, हेनरी फोर्ड का क्या एग्जांपल दे रखा है। देखिए हेनरी फोर्ड का एक विज़न था कि हर घर में कार हो, हर गैरेज में एक कार हो, ऐसा विज़न था हेनरी फोर्ड का। लोगों ने इसे यहाँ पे देखा कि हाँ जी हेनरी फोर्ड बहुत बड़े विज़न पे काम कर रहे हैं, उन्होंने इसे सपोर्ट किया और सपोर्ट करने की वजह से जो है उनको एक रिसोर्सेज, उनकी कंपनी को रिसोर्सेज मिले और जिस पे उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया अपने जो विज़न था उसे ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपको दे रखा था कि हेनरी फोर्ड का एक विज़न था कि हर घर में एक कार होनी चाहिए, हर घर के गैरेज में एक कार होनी चाहिए, ऐसा विज़न था और उस पर उन्होंने काम किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है कि स्ट्रेटेजिक विज़न के एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट जो है वो आपके 3 एलिमेंट आपको यहाँ पे दिए रखा है। सबसे पहला एलिमेंट है कि हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ, हम क्या है और कहाँ पे हम है, ये विज़न हमें डिसाइड करता है। मतलब कि मैंने आपको बताया कि अभी तो हम मान लीजिए यहाँ है, लेकिन 5 साल बाद हमने डिसाइड किया कि 5 साल बाद हम यहाँ पे होंगे। तो विज़न यही कहता है कि विज़न हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ, हम कहाँ पे है और कहाँ तक हम जाएंगे। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट कहता है कि यूजिंग द मिशन स्टेटमेंट एज बेसिस फॉर डिसाइडिंग ऑन लॉन्ग टर्म कोर्स, मेकिंग चॉइस अबाउट वेयर वी आर गोइंग। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में वही बताया कि एक लॉन्ग टर्म है 5 साल, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है कि 5 साल बाद जो है हम यहाँ पे अचीवमेंट कर पाएंगे। तो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम कह रहे हैं कि वेयर वी आर गोइंग, हम कहाँ पे जा रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड यहाँ पे कहा गया है कि कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजिक विजन इज क्लियर एग्जिटिंग टर्म डेट वुड अराउज ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो कमिटमेंट किया है उसे जो है एक क्लियरिफिकेशन प्रोवाइड करता है विजन। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मिशन और विजन्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी टर्म्स है, उसे एक क्लियरिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे जो है आप ये जान पाए कि क्या ये हमारे हिसाब से संभव है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेटेजिक विजन्स के एसेंशियल्स क्या होते हैं, ये हमने देखे। एलिमेंट्स क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक विजन के, तो 3 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट था कि हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ। सेकेंड एलिमेंट हमारा था कि वेयर वी आर गोइंग, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और थर्ड पॉइंट हमने देखा कि विज़न जो है वो एक
क्लियरिफिकेशन प्रोवाइड करता है हमें ऑर्गेनाइजेशंस के कमिटमेंट को। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विज़न। देखिए एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विज़न में भी आपको जो है 4 पॉइंट देखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि थिंकिंग कितनी क्रिएटिव है, मतलब कि विज़न भी इसी तरीके से होगा जितनी आपकी थिंकिंग क्रिएटिव होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल था हेनरी फोर्ड का, इनकी थिंकिंग कितनी क्रिएटिव थी कि जो उन्होंने कहा कि हर घर में एक कार होगी। इतनी बड़ी थिंकिंग, तब उस टाइम पे ये सोचना बहुत बड़ी बात थी। और फिर उन्होंने इस टाइम पे वर्क भी स्टार्ट किया था रिसोर्सेज अवेलेबल करवा के। ठीक है, तो ये एक क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर काम करता है। एसेंशियल आपका एलिमेंट सबसे पहले रहा, एसेंशियल क्या रहा, क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, फ्यूचर के लिए आपकी कितनी क्रिएटिव थिंकिंग है, ये एसेंशियल विज़न का होता है। इसके बाद इंटेलिजेंस एंटरप्रीनरशिप, कितनी इंटेलिजेंस आपकी एंटरप्रीनरशिप में, कितनी इंटेलिजेंस अवेलेबल है जिससे आप जो है अपना विज़न कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका है वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विज़न क्रिएट एंथोसिज्म अमोंग द मेंबर। एंथोसिज्म का मतलब होता है आपका रिलेशन, आपका कोऑर्डिनेशन, कि मतलब कि मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बनाया जाए, इसका काम होता है विज़न का। विज़न क्रिएट करता है कोऑर्डिनेशन, मतलब कि एक मेंबर एक साथ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करे और उसके जो ऑब्जेक्ट्स है उसे ऑब्टेन करे। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा है कि बेस्ट वर्ड विज़न स्टेटमेंट क्लियर इमुलेशन द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हैंडेड, मतलब कि क्लियर पिक्चर्स आपको दिखता है। इम्यूनेटेड मतलब ये जो इल्यूमिनेटेड है, इल्यूमिनेशन से इसका क्या मतलब होता है, एक आपको क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्शन की, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है और फ्यूचर में किस तरीके से उसे काम करना होगा, ये विज़न प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने आपको प्रोवाइड करे ICA मॉड्यूल के हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल पढ़ लेना ICA का। ठीक है, ICA का जो है विज़न यहाँ पे दे रखा है आपके ICA मॉड्यूल में, वो एक बार रीड कर लेना, यहाँ पे मैं देना भूल गया हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैं आपको डिस्कस कर दूँ। टाटा मोटर्स का एक विज़न है। क्या विज़न है कि उनका जो स्टेक होल्डर है ना, उनका इंटरेस्ट फर्स्ट देखा जाए, मतलब कि उनको बेनिफिट हो, इसी तरीके से हमें काम करना है, ये उनका एक विज़न है। तो ये एग्जाम्पल था। तो विज़न का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब यहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस कर दूँ कि आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या इतना ही पढ़ना है। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही करना है। ICA मॉड्यूल में तो कुछ ज़्यादा दे रखा है, उसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो मैंने दे रखा है उतना ही कीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मिशन पे आइए। मिशन का मतलब क्या होता है, देखिए मिशन का मतलब होता है कि यहाँ पे कहा है कि कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टाइपिकली फोकस ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। क्या स्कोप है, हु वी आर एंड व्हाट वी डू, मतलब कि यहाँ पे हम क्या है, क्या कर रहे हैं, जबकि विज़न में तो हम कहाँ जाना चाहते हैं ये था मतलब। ठीक है, वेयर वी आर गोइंग। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका व्हाट वी डू, हम किस तरीके से काम करेंगे, ये है मिशन। काफ़ी सारे फिल्म वगैरह देखा होगा, मिशन इम्पॉसिबल, मिशन, जहाँ पे एक तरीके से एक मिशन बनाया जाता है किस तरीके से कुछ कुछ काम करने हैं। ठीक है, तो फिल्म में वगैरह में आप देखते ही है कि मिशन किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे कहा है कि मिशन स्टेटमेंट ब्रॉडली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट कैपेबिलिटी। मिशन क्या डिस्क्राइब करता है, तो मिशन डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेबिलिटी कितनी है, कस्टमर्स फोकस किस पे है, एक्टिविटी किस तरीके से हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, और बिजनेस मेकअप, बिजनेस किस तरीके से बना हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है मिशन हमें डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रीशियस, क्लियर, फेसिबल एंड डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेशन। ये क्या मतलब है, एक मतलब है इसका कि मिशन जो है वो प्रीशियस, क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ भी तरीके की आपकी जो है अनक्लियर चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपको ही नहीं पता है। ठीक है,
आपको भी पता होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई हम इस पे काम करेंगे। एकदम से क्लियर होनी चाहिए मिशन और मोटिवेटिंग होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दिया जाए आपको, तो आपने जो है क्या किया, आपने सीए सिलेक्ट किया, सीए फैकल्टी को सिलेक्ट किया है, ठीक है। क्यों सिलेक्ट किया भाई? फ्यूचर में हो सकता है आप इनकम की वजह से सिलेक्ट किया है कि अच्छी से इनकम कमा पाएंगे, या फिर आपने जो है ये सोच कर सिलेक्ट किया है कि फ्यूचर में सीए बनने के बाद जो है हम एक वेल नोन, एक अच्छे से एक स्टेटस एंजॉय कर पाएंगे सीए, है ना। तो काफ़ी सारे मिशंस हो सकते हैं। एक मोटिवेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ भाई इनकम जनरेट करनी है तो सीए कंप्लीट करना पड़ेगा, एक स्टेटस एंजॉय करना है तो सीए कंप्लीट करना पड़ेगा, ये आपका एक मोटिवेशन है। तो वैसी तरीके से मिशन जो है आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करता होना चाहिए। इस तरीके का मिशन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि मिशन जो है वो राइटिंग होना चाहिए, ठीक है। और मिशन जो है राइटिंग होना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट ये राइटिंग मिशन में, मिशन तो राइटिंग में होना ही चाहिए, कौन कौन से पॉइंट जो है मिशन के लिए हमें कंसीडर करने हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। बेसिकली 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं जो मिशन के वक्त आपको जो है कंसीडर करने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे आता है कि जो आपका मिशन है वो आप एस्टेब्लिश कीजिए, मतलब कि कॉपी पेस्ट मत कीजिए। जो आपकी दूसरी फर्म है, अदर कोई सिमिलर कंपनीज है, उसका मिशन लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको खुद का अपना जो है मिशन क्या होना चाहिए वो बनाना होगा, एस्टेब्लिश करना होगा। आपके कॉम्पिटिटिव कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उसका जो मिशन है वो कॉपी वहाँ से लगाए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको खुद का एक मिशन जो है क्या रखना है, ये आपको एस्टेब्लिश करना होगा कि किस तरीके से आप वर्क करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि नीड विच बिजनेस ट्राई टू सेटिस्फाई कस्टमर्स ग्रुप इट विच द टारगेट एंड द टेक्नोलॉजी एंड कंपेटेंसीज इट यूज द एक्टिविटी इट्स परफॉर्म। मतलब कि किस तरीके से बिजनेस जो है हम सेटिस्फाई कर पाए। बिजनेस में जो है कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। कस्टमर्स हमारे किस तरीके से टारगेट हो गए, इसे किस तरीके से सेटिस्फाई करना है, किस तरीके की प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी हमें अप्लाई करनी है, और कॉम्पिटेंसी हमारी कितनी होनी चाहिए। इस तरीके के सारी एक्टिविटीज़ को जो है हमें परफॉर्म करते हुए हमारे जो बिज़नेस की नीड है उसे कंप्लीट करना है, तभी तो हमारा बिज़नेस आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ आपका कि हमें जो है ये सारी चीज़ें, कस्टमर ग्रुप है, हमारा बिजनेस है, सारी चीज़ें को हमें देखना होता है, टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़, ठीक है। थर्ड पॉइंट, गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी यूनिक टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप। मतलब कि एक यूनिक आपका मिशन होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी चीज़ का जो है कॉपी पेस्ट यहाँ पे लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है एक यूनिक अपना मिशन बनाना पड़ेगा जिस पे आप जो है अपना वर्क स्टार्ट कर पाए। एक यूनिक होना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन उस मिशन पे काम कर पाए और डेवलप हो पाए, ठीक है। और दूसरा तो जो फोर्थ पॉइंट, जो मेन पॉइंट, कि आपको ये पूछा जाए कि आपका क्या मिशन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया हमारा तो प्रॉफिट कमाने का मिशन है, क्योंकि मेकिंग प्रॉफिट वो आपका मिशन नहीं हो सकता। हाँ, एक कारण हो सकता है कि हाँ हमें जो है ग्रोथ करना है, अगर सर्वाइव करना है तो हमें सरप्लस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, लेकिन वो आपका एक मिशन नहीं है। मिशन तो आपको अच्छे से एक बनाना पड़ेगा अपना मिशन। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, देखिए अमेज़ोन का एग्जांपल है। अमेज़ोन का एग्जांपल क्या है कि एक लोवेस्ट प्राइस पे एक ही जगह सारी जो अमाउंट आपको, जो कस्टमर जो चीज़ें चाहिए वो एक ही जगह आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी जाए, ये अमेज़ोन का मिशन है। अमेज़ोन ने ये तो नहीं लिखा कि हमें प्रॉफिट चाहिए, ये हमारा मिशन है ना। प्रॉफिट आपका मिशन कभी नहीं हो सकता। प्रॉफिट कमाना आपका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन मिशन नहीं हो सकता कि भैया हमारा मिशन ही एक ही है प्रॉफिट कमाना। ये आप नहीं बता सकते, ये आपको एक अपना पूरा मिशन जो है क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से जो 4 पॉइंट है वो कंसीडर करने हैं मिशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखिए ज़रा, वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव मिशन। बेसिकली मैं कहूँ तो ये इम्पोर्टेंट है
क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मिशन बताइए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मिशन अगर आपको पूछा जाए तो ये आपको 4 पॉइंट लिखना है। क्या इम्पोर्टेंस है मिशन का, क्यों है मिशन? तो देखिए, सबसे पहले तो टू एंश्योर एन्यूमिटी, मतलब कि एक एंश्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हाँ, ये मिशन हमारे लिए है, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से फिट है। जैसे कि आपने सीए सिलेक्ट किया, सीए फैकल्टी सिलेक्ट की है, तो आपने कहा है कि हाँ भाई, ये सीए सिलेक्ट हमने किया है और ये हमारे हिसाब से ही हमें उसे काम करना है, हमारे लिए एक फ़िट है। आपने सब कुछ सोच लिया होगा। तो ये वही है, एंश्योर करना है आपको जो है कि क्या ये आपका जो मिशन है वो आपके हिसाब से फिट है या नहीं है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है, टू एस्टेब्लिश जनरल टोन। जनरल टोन का मतलब होता है, अभी हमें दिखाता हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट टू सजेस्ट बिजनेस लाइक ऑपरेशन। जनरल टोन का मतलब होता है एक साथ काम करना। ठीक है, आप एक साथ काम कीजिए और जो आपका ये बिजनेस है उसे एक ऑपरेशन है इस तरीके से आपको जो है ट्रीट करना है और उस पर जो है सक्सेस लेनी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है टू सर्व एज फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विथ द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शंस। मतलब कि आपके जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी पर्पस है, डायरेक्शंस है, उसे किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाए और इस किस तरीके से उस पर काम कर पाए, ये आपको बताता है मिशन। मिशन आपको ये हेल्प करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टू फैसिलिटेट द ट्रांजिशन objectives and goals into work structure involving the assignment of task to responsible elements within the organization। मतलब कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमने जो गोल डिसाइड किया है, उसे किस तरीके से हम अचीव कर पाएंगे, उसे किस तरीके से टास्क परफॉर्म कर पाएंगे, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, वर्क स्ट्रक्चर, वो आपको कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा मिशन। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे सेंटेंस जो है वो आपको एज इट इज़ याद नहीं रह सकते, लेकिन जो मेन पॉइंट है मैं वो आपको बता दूँ, वो आपको होना चाहिए। बाकी अपने तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे टू एंश्योर एनोमिनिटी, यहाँ पे आपको लिखना है जनरल टोन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ये आपकी चीज़ें होनी चाहिए, बाकी का आगे पीछे का जो चेंज करना चाहते कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे लिखना है ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शंस, और लास्ट पॉइंट में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट एंड गोल इन वर्क स्ट्रक्चर। ठीक है। ये पॉइंट आपके होने चाहिए, बाकी का आगे पीछे का जो चाहे बदल लेना। अब यहाँ पे है कॉरपोरेट मिशन। ये मिशन हमने देखिए 3 चीज़ें डिस्कस करनी है, विज़न, मिशन और ऑब्जेक्टिव। विज़न डिस्कस हो चुका, मिशन हम डिस्कस कर रहे हैं। मिशन में हम इतनी चीज़ें पढ़ा। इसके बाद मिशन में ही एक और मिशन होता है कॉरपोरेट मिशन, मतलब कि कंपनी का मिशन, कंपनी लेवल पे जो मिशन होता है उसे हम कहते हैं कॉरपोरेट मिशन। ठीक है। इस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कॉरपोरेट मिशन इज़ एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द फर्म। मैंने कहा वही, एक ग्रोथ एम्बिशन है, एक मिशन है जो कंपनी को परफॉर्म करना होता है, एक लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मिशन कहा गया है कि मिशन इज़ ऑल्सो एक्सप्रेशन ऑफ विजन। मैंने वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई थी जब मैं विज़न और मिशन की डिस्कशन कर रहा था। चलिए, यहाँ पे मैंने मिटा दिए, लेकिन मैंने यहाँ पे बताया था कि जो मिशन है एक एक्सप्रेशन है वो विज़न का। किस तरीके से, वापस मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे है, आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, ये आपका विज़न है, ये आपका विज़न है। ठीक है। लेकिन किस तरीके से जाना चाहते हैं, यहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, यहाँ पे फिर इस प्रोडक्ट पे इतना रिसर्च करेंगे। इस तरीके से आपने लेवल बना के रखे, मिशन बना के रखे, ये आपके मिशन है। ठीक है। ये आपका मिशन है, डबल एस। ओके। तो आपने अपना जो विज़न तो बना लिया, लेकिन उस तक पहुँचेंगे कैसे, वो कौन दिखाता है? मिशन। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, वही चीज़ यहाँ पे कही, मिशन इज़ ऑल्सो एक्सप्रेशन ऑफ विज़न। विज़न का एक एक्सप्रेशन है। विज़न तो आपने एक तरीके से डिसाइड किया कि हम यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन वहाँ तक किस तरीके से पहुँचेंगे, क्या स्टेप होंगे, वो आप कौन बताता है? मिशन। ठीक है।
मिशन ही तो आपको जो है एक्सप्रेशन देगा कि किस तरीके से काम करना है। टू मेक विजन कम अलाइव एंड बिकम रेलिवेंट इट नीड टू बी स्पेल्ड आउट। मतलब कि विजन की ज़रूरत पड़ेगी विजन को कंप्लीट करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ विज़न देख लिया और फिर मिशन नहीं है, मिशन हमारे पास कुछ भी नहीं है, विज़न ही हमारे पास, तो ऐसा नहीं चलेगा। इट इज़ थ्रू द मिशन दैट द फर्म स्पेल आउट इट्स विज़न। मतलब कि विज़न को कंप्लीट करने के लिए आपको मिशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, मिशन इज़ नॉट अ रेक्टिक। क्या मतलब होता है रेक्टिक का? देखिए, रिटोरिक का मतलब होता है कि कस्टमर को जो है सिर्फ अच्छा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपका ये रेक्टिक का मतलब क्या हुआ? रेटरिक का मतलब हुआ कि कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ अच्छा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस पे काम कर सकते हैं वैसा मिशन होना चाहिए। ठीक है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ अच्छा लगे ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, मतलब कि अच्छा लगे वैसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं अच्छा लगे वैसा ही मिशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कह रहा हूँ कि मिशन जो आप कंप्लीट कर पाए, मिशन जो आप कर पाए वो आप सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको ये देखना है कि क्या वो लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आपको उसमें चेंजेस करने हैं कि लोगों को किस तरीके से पसंद आए। लेकिन पहले ही भाई आपने मार्केट में देखा कि ये मिशन जो है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, ये कॉपी पेस्ट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका खुद का एक मिशन होना चाहिए और फिर आपको देखना है कि क्या ये लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इट इज़ गाइडलाइन प्रिंसिपल। ठीक है, गाइडलाइन प्रिंसिपल है कॉरपोरेट के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ है, पीटर एफ ड्रकर आ जाएंगे यहाँ पे। पीटर एफ ड्रकर यहाँ पे छलांग लगा के आ गए जब ये डिस्कशन हो रही थी, और छलांग लगा के आ गए और एक ही प्रश्न पूछ डाला। क्या पूछा उन्होंने? एक क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट बिजनेस आर वी इन। सब लोग एकदम चौंक गए, एकदम शांत हो गए, सब लोग एकदम शांत हो गए कि ये क्या पूछ डाला पीटर एफ ड्रकर ने। तो पीटर एफ ड्रकर हंसते रहे। उन्होंने इसे क्लियरिफिकेशन करने के लिए एक टेबल दिया। क्या है टेबल? ये टेबल है। एग्जाम्पल 3 प्रोवाइड किए पीटर एफ ड्रकर ने। ठीक है, क्या है पीटर एफ ड्रकर का क्वेश्चन, ये समझाते हुए ये 3 एग्जाम्पल उन्होंने प्रोवाइड किए। व्हाट बिजनेस आर वी इन। सबसे पहला तो देखिए, व्हाट बिजनेस आर वी इन का मतलब होता है कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन, क्यों है हम यहाँ पे बिजनेस में, यहाँ पे किस तरीके से है बिजनेस, क्या है हमारा। तो देखिए, यहाँ पे प्रेजेंटेशन का एक नमूना यहाँ पे दिखा रखा है कि आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेड है और मार्केट ओरिएंटेड है। ठीक है, देखिए इंडियन आपका रेलवे, सेकंड आप देखिए इंडियन रेलवे का आपको एग्जांपल सबसे पहले देख रखा। अगर प्रोडक्शन ओरिएंटेड के हिसाब से अगर आप उसे पूछे कि भैया क्या बिजनेस है आपका, तो वो कहेंगे हमारा रेल रोड का बिजनेस है। ठीक है, ओके हमने कहा। लेकिन हम मार्केट ओरिएंटेड के हिसाब से इंडियन रेलवे को पूछे कि बताइए आपका क्या आंसर होगा, तो वो ये नहीं कहेगा कि रेल रोड का बिजनेस है, वो ये कहेगा कि वी ऑफरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। ये मार्केटिंग का देखिए, ये आंसर देखिए उसका, ये मार्केटिंग पर्पस के हिसाब से ये काम तो रेलवे का कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनका आंसर देने का तरीका कितना बदल गया, मार्केटिंग कर रहे हैं ये लोग कि वी ऑफरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। ठीक है, हम ट्रांसपोर्टेशन भी दे रखे और आपको जो है कोई सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट करवाना है तो उसकी भी सिस्टम जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा कि हम रेलवे भाई दे रहे हैं सर्विस, आ जाओ। तो एक तरीका होता है, जैसे कि फर्स्ट आप देखिए इंडियन ऑयल को प्रोडक्शन ओरिएंटेड के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये भाई क्या है, आप क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम वी आर प्रोड्यूस ऑयल एंड ग्लिसरीन। ठीक है, लेकिन अगर उसी चीज़ को मार्केटिंग के हिसाब से पूछा जाए, मार्केटिंग ओरिएंटेड, तो ये वो आंसर नहीं देंगे जो प्रोडक्शन के हिसाब से था, इसे थोड़ा सा अच्छे से देंगे। क्या है, वो कहेंगे कि वी आर प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सेफ। देखिए क्या शब्द यूज़ करते हैं, ये इतना मज़ा आ जाता है सुन के। ठीक है, ऐसा यूज़ करते हैं कि लोगों को ऐसा लगे कि भैया इनके सिवा तो कोई कंपनी ही नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वी प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सेफ एंड कॉस्ट एफिशिएंट एनर्जीज। ठीक है,
तो देखिए तरीका, देखिए वो काम तो वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। ऑयल एंड ग्लिसरीन प्रोवाइड करना उनका काम है, प्रोडक्शन करना उनका काम है, लेकिन देखिए बताने का तरीका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेवलॉन का एग्जांपल दे रखा है, इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का जो है वो काम करते हैं रेवलॉन, लेकिन उसे प्रोडक्शन ओरिएंटेड के हिसाब से पूछा जाए तो ये आंसर ये देंगे कि कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन करते हैं, उनकी फैक्ट्री है। लेकिन मार्केटिंग के हिसाब से अपना आंसर चेंज कर देंगे, इन द रिटेल आउटलेट वी सेल हॉप, ठीक है। अगर और एक एग्जांपल दूँ बड़ा सा अच्छा, इससे आपके दिमाग में एकदम से क्लियर हो जाएगा। आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्म देखी है 007, ठीक है। उसमें मैंने देखा है कि जेम्स बॉन्ड को जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नाम है आपका बताइए, तो वो कहता है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ऐसा डायलॉग है उनका। तो देखिए उसका नाम क्या है, जेम्स बॉन्ड, लेकिन बताने का तरीका एकदम देखिए, मार्केटिंग देखिए, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पे रेलवे की सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंडियन रेलवे, लेकिन बताने का तरीका देखिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो बस प्रोफेसर जो आपका पीटर एफ ड्रकर थे वो वही कहते हैं कि बताने का तरीका एक मार्केटिंग ओरिएंटेड आपका जो है एक मैटर करता है कि आप किस तरीके से उसे रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आपका मिशन एंड पर्पस क्या सेम चीज़ है, मतलब कि दोनों एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग है। देखिए यहाँ पे अगर लॉजिकली देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है। बोथ दिस टर्म आइदर यूज जॉइंटली और सिंगल, आप दोनों को सिंगल जॉइंटली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम से इसका डिफरेंस निकालना ही चाहते हैं तो मिशन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट है विच डिफाइन द रोल दैट ऑर्गेनाइजेशन प्ले इन सोसाइटी, मतलब कि एक रोल ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में अपना जो परफॉर्मेंस है वो प्ले करता है, ठीक है। जबकि पर्पस जो है वो एनीथिंग विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीव, मतलब कि पर्पस का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए काम कर रहा है, बेसिकली मैं कहूँ रीज़न, आप ये कर रहे हैं रीज़न क्या है, कोई इनकम कमाना चाहता है, कोई स्टेटस कमाना चाहता है, ये पर्पस है आपका। लेकिन जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो है आपका मिशन, उसके लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो आप सीए बनने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो स्टेजेस आप बना रहे हैं, वो आपका मिशन है। लेकिन जो रीज़न है वो आपका पर्पस है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अब देखते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में किस तरीके से। देखिए सबसे पहले तो आपको मैंने ये पॉइंट यहाँ पे बताया था मिशन एंड विज़न में, वही चीज़ सबसे पहले यहाँ पे लिखी गई है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसलेट देयर विज़न एंड मिशन इनटू गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो विज़न एंड मिशन है आपके, वही तो एक तरीके से गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। दोनों चीज़ें एक तरीके से देखी जाए तो एक ही है, आपका विज़न एंड मिशन वही आपका गोल और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वही चीज़ ट्रांसलेट होके नाम आ जाता है गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे कहा है कि एज सच टर्म्स ऑब्जेक्टिव आर सिनोनिम जिसे हम कहते हैं विथ गोल्स, हाउएवर सम ऑथर्स मेक एन अटेम्प्ट टू डिस्टिंग्विश द टू। मतलब कि कहा है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये दो वर्ड एग्जैक्टली सेम ही है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव से ही गोल है और गोल ही ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑथर का मानना है कि दोनों अलग अलग है और किस तरीके से डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको जो है उसकी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है। वैसे तो दोनों वर्ड सेम ही है, गोल का है या फिर ऑब्जेक्टिव, दोनों वर्ड सेम ही है, लेकिन कुछ ऑथर ने ये कहा कि दोनों डिफरेंट है और किस तरीके से वो यहाँ पे बताया गया है। गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूशन that denote फ्यूचर स्टेट और आउटकम। यहाँ पे कहा है कि गोल्स जो है वो ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स है, जबकि ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट है। और उसका जो है क्या यहाँ पे कहा गया है कि विच आर प्रीसिस एंड एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म।
अब यहाँ पे दो ही पॉइंट है यहाँ पे कि गोल्स जो है वो ओपन एंडेड है और ऑब्जेक्टिव जो है क्लोज एंडेड है। अब क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्टिव क्लोज एंडेड है मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लास्ट में आपको जो है अचीव होता है, जबकि गोल जो है वो ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब क्या हुआ? मतलब कि एकदम सीधी तरीके से समझिए कि गोल तो आपका जो है वो एक तरीके से फिक्स है, जबकि ऑब्जेक्टिव उसके हिसाब से जो है आप अपना चेंज कर सकते हैं। तो गोल्स आपका क्या रहा? ओपन एंडेड, और ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लोज एंडेड एट्रीब्यूशन में आता है। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आपको दे रखी है ऑब्जेक्टिव शुड बी। ये बहुत सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे रखी है, ये आप पढ़े खुद तो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहा है कि ऑब्जेक्टिव फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन तो ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विथ इट्स एनवायरनमेंट। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस का जो रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ वो किस तरीके से है वो ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करेगा। सीधी सी बात है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है आपका, इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसे आपको जो है देखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करने होते हैं। तो सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्टिव आपको जो है ये बताएगा कि आपका किस तरीके का रिलेशनशिप है। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आपका प्रॉफिट कम होगा, है ना। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट कर रहा है, तो सीधी सी बात है आपका ऑर्गेनाइजेशंस खतरे में है, उसे प्रॉफिट कम होने की संभावना है। बस वही बात है। सेकंड पॉइंट है कि दे शुड बी फैसिलिटेटिव टवर्ड अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। मिशन एंड पर्पस जो है यहाँ पे अचीवमेंट करने में जो है आपके हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा है दे शुड प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। आपको कोई भी किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग बनानी है तो सीधी सी बात है आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स का ही तो काम पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रूवल्स। मतलब कि देखिए आपका जो टोटल ऑर्गेनाइजेशंस का जितना भी परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूवमेंट करना है, आपकी डिसीजन मेकिंग है उसे इम्प्रूवमेंट करना है, तो सीधी सी बात है आपके ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से हो जिससे आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। आप कुछ जो ऑब्जेक्टिव ऐसा डिसाइड कर लें जो आप कर ही नहीं सकते तो परफॉर्मेंस सीधी सी बात है डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा सा ऑब्जेक्टिव जो आप कर सकते हैं इस तरीके से डिसाइड किया जाए तो आपका परफॉर्मेंस अच्छे से जो है इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कहा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एक स्पेसिफिक होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया आपको ही नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पता ही नहीं है और ऐसे ही चला रहे ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। स्पेसिफिक होना चाहिए आपका, एक फिक्स होना चाहिए कि हाँ ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, टाइम टू टाइम के हिसाब से होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव। मेजरेबल होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए। कंट्रोल नहीं होगा तो सीधी सी बात है वो ऑब्जेक्टिव किस काम का। दे शुड बी चैलेंजिंग। चैलेंजिंग्स तो आपको पता ही है, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट, उसकी वजह से चैलेंजेस तो आपको रहेंगे ही रहेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो चैलेंजेस तो सीधी सी बात है। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड को रिलेट विथ ईच अदर। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, को रिलेट होने चाहिए ईच अदर से। मतलब कि कोई एक पर्सन है वो अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव बता रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा पर्सन है वो अपना ऑब्जेक्टिव कोई दूसरा बता रहा है, तो ऐसे हर एक पर्सन जो है अपना अपना ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशंस आगे नहीं बढ़ सकती। आपको ये बताना होगा कि हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है और उस तरीके से ही हमें काम करना है। को रिलेशन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है इस ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब क्या कहा? मतलब कहा कि आपके ऑब्जेक्टिव जो है इस तरीके से सेट करने हैं आपको जिससे आपके जो रिसोर्सेज का एकदम से आपका जो है मैक्सिमम यूज़ हो सके, जिससे आपको फ़ायदा हो, प्लस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो अफेक्ट है आपके पास, इफ़ेक्ट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगी वो कम से कम हो, मिनिमम हो।
इस तरीके से आपके जो है ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि ऑब्जेक्टिव्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अब इसके लिए मैं बड़ा ही अच्छा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, काम ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस है, उसने कहा कि हम फर्स्ट ईयर में अपना जो प्रॉफिट अर्न करेंगे वो 5% होगा, ठीक है। ये टाइमलाइन है उनकी। फर्स्ट ईयर में वे कह रहे हैं कि 5% हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं कि सेकेंड ईयर में 10% अर्न करना है, थर्ड ईयर में 25% उनका प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, और फिर फोर्थ ईयर में वे कह रहे हैं कि 40% अर्न होगा, और फिफ्थ ईयर में भी 40% अर्न होगा। और इस तरीके से, अगर इस तरीके से काम चलता रहा, फर्स्ट ईयर में 5%, सेकेंड ईयर में 10%, इस तरीके से काम चलता रहा, तो 5 साल के बाद उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो 10x, मतलब कि 10 गुनी जो है बढ़ गई होगी, बिग हो गई होगी। ऑर्गेनाइजेशन आज से जो छोटी है अभी, 5 साल के बाद 10x जो है वो बढ़ चुकी होगी, ऐसा यहाँ पे कहना है एक ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कहाँ पे आया ये देखना ज़रा। देखिए, यहाँ पे हर साल आप जो है कुछ ना कुछ डिसाइड करते रहे, 5% होना चाहिए, 10% होना चाहिए, 25%। तो ये एक शॉर्ट टर्म आपका ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक वन ईयर का देखिए ऑब्जेक्टिव है। आपका पहले साल 5% होना चाहिए, सेकेंड ईयर में 10%, थर्ड में 25%। लेकिन यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि 5 साल बाद हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 10x 10 गुनी बढ़ गई होगी, बड़ी हो गई होगी, बढ़ गई होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका एक तरीके से लॉन्ग टर्म है। ये सारे जो पॉइंट है ये आपके शॉर्ट टर्म पॉइंट्स है, ये शॉर्ट टर्म पॉइंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये सारे शॉर्ट टर्म है, लेकिन इसे मिला के जो लास्ट में आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी इंक्रीज़ हो चुकी होगी, इतनी बड़ी हो चुकी होगी, इनका लेवल इतना हो चुका होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बार इसे रीड कर लेना। और वैसे भी इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, जो आने के चांसेस है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकता है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे कहा गया है कि लॉन्ग टर्म अगर ऑब्जेक्टिव है आपका, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरीके का होता है। अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ पे 7 एरियाज़ होते हैं जो आपको देखने होते हैं। 7 एरियाज़ कौन कौन से है एरियाज़? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, फिर पोजीशन क्या है आपकी, कॉम्पिटिटिव जो आपकी पोजीशन है वो किस तरीके से अच्छी है, या फिर आप जो है कॉम्पिटिटर को मार्क नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे सारी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन आपको देखनी होती है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। एम्प्लॉय डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा है। एम्प्लॉय का रिलेशन क्या है, मतलब कि एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पा रहे हैं या फिर उन्हें यहाँ पे नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सारे रिलेशंस देखने होते हैं। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप जो है किस तरीके से है, पब्लिक रिलेशनशिप आपकी कितनी है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पब्लिक रिलेशनशिप नहीं होगी तो आपकी मार्केट में नाम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे मैंने आपको एक पॉइंट दे रखा है जो एमसीक्यू पर्पस से है। शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव देन सर्व एज स्टेप टवर्ड अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जो मैंने यहाँ पे कहा कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो एक तरीके से स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते जाएंगे, आपका लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑटोमेटिकली एक्वायर हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, अगर फर्स्ट ईयर में आपका जो है 5% है, सेकेंड में 10, 25, 40%, ये प्रॉफिट अगर हम अर्न करते रहे तो ऑटोमेटिकली हमारा लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। इसके बाद आइए अब नया टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका इस चैप्टर का। जो मैंने यहाँ पे आपको जितना जितना बता रहा हूँ इतना ही करने की ज़रूरत है। ICA मॉड्यूल को आपका कुछ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है? ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल ये एक चार्ट के थ्रू आपको यहाँ पे दे रखा है। ये आपके ICA मॉड्यूल का ही चार्ट है, ठीक है। देखिए,
सबसे पहले तो आप मेरे साथ पढ़ चुके कि विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसे डेवलप करना होता है। सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया, उसे डेवलप कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसे है आपको जो है जनरेट करना है, उस पर एनालिसिस करना है, प्लस उसके हिसाब से जो है आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस तरीके से हम काम करेंगे। एक बार ये हो जाए उसके बाद आपको जो है उसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है। जो भी चेंजेस करने पड़े तो आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। किस तरीके से चेंजेस करने हैं हमें अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट के थ्रू बता रहा हूँ। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद आप जो है उसमें इवेल्यूएशन और कंट्रोल लगा सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप होते हैं। अब यहाँ पे जब आप जो है उसे एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है एनवायरमेंटल एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, ठीक है। अब जब आप एनालिसिस कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव को, जो आप स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे थे, वहाँ तक का जो पार्ट है ना उसे हम कहते हैं फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन सिंपल सा समझिए कि एनालिसिस। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या हुआ, हम एनालिसिस कर रहे हैं उस पार्ट तक। फिर जो स्टेज है आपका जनरेशन और एनालिसिस के बाद का, प्लस इम्प्लीमेंटेशन जब आप करते हैं, वहाँ तक का स्टेज नाम है इम्प्लीमेंटेशन। और उसके बाद कंट्रोल लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं इवेल्यूएशन, ठीक है। आइए अब इसे डिटेल में पढ़ें। उससे पहले मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको प्रोवाइड करी है, क्या है ये चीज़ है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एक मैनेजरियल प्रोसेस है। वो मैंने आपको प्रीवियस अपने वीडियोस में बता रखा है, इस वीडियो में भी हमने पीछे डिस्कस किया। लेकिन कहा था यहाँ पे नया कुछ कहा है कि जो एक डायनामिक प्रोसेस है, ये डायनामिक एंड कंटिन्यू, मतलब कि ये चेंज होती रहती है। चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज कर दें। जैसे कि अमेज़ोन है, मान लीजिए अमेज़ोन में जो है अब पहले, अभी तो बड़ा हो चुका है, लेकिन पहले मान लीजिए एक टाइम था जब कोई कस्टमर जो है उनसे परचेज़ करने के लिए तैयार नहीं था। पहले शुरुआत में तो कैसे मतलब कि परचेज़ कर रहे, कोई कोई पर्सन परचेज़ करता था, ऐसा था अमेज़ोन में, ठीक है। तो वहाँ पे जो पर्सन था वो खुद, अपना जो मालिक था, ओनर था, वो खुद साइकिल पे बैठ के कस्टमर्स को जो है डिलीवरी देने जाता था, ठीक है। अमेज़ोन एक टाइम पे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जो है काम करता था। तो ये कहा है कि यहाँ पे आपको देखिए, जैसे जैसे उनकी जो अर्निंग बढ़ी, उनकी कस्टमर बेस बढ़ा, उन्होंने जो है अपना लेवल बढ़ाया, अमेज़ोन का लेवल बढ़ाया। और आज आप देख सकते हैं कितना लार्ज स्टेट आपका प्लेटफॉर्म है अमेज़ोन, है ना। तो एक डायनामिक है, एक चेंज है, आपको चेंज करना होता है, चेंज करने से ही आपको जो आगे बढ़ सकते हैं। अब वहाँ पे जब शुरुआत की थी, मान लीजिए शुरुआत की थी, तब ओनर ने ऐसा सोच लिया होता कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे कोई मेहनत करने लायक नहीं है, तो आज अमेज़ोन इतना बिग प्लेटफॉर्म नहीं हुआ होता। अगर डायनामिक नहीं किया होता, अगर चेंज नहीं किया होता, तो आज अमेज़ोन हमें पता ही नहीं होता कि क्या है अमेज़ोन, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे कि डायनामिक है, कंटिन्यूस है, आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अमेज़ोन ही बंद कर दो, थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। अ चेंज इज़ एनी वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट इन मॉडल कैन नेसेसिटी अ चेंज इन ऑल। देखिए यहाँ पे कहा है कि मान लीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से कोई चेंज आया, मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो है प्लास्टिक बैन कर दिया, ठीक है, और हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक में पैक होके जाती थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना अब ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दो। भाई कोई चेंज करो, कोई नया रूल लेके आओ, कोई नई चीज़ लेके आओ जो हम प्लास्टिक के बदले यूज़ कर सकें, ठीक है। तो प्लास्टिक की वजह से जहाँ जहाँ हमें इफ़ेक्ट पड़ रही है, वहाँ पे जो कंपोनेंट है वो सारे में हम चेंज कर सकते हैं। बस वही कहा है यहाँ पे कि एक में चेंज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे कंपोनेंट में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी एक में चेंज हुआ है या फिर दूसरे 2-3 कंपोनेंट में चेंज हुआ है, वहाँ जाके आप चेंज कर लो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब इन जो ये स्टेज हमने पढ़े उसे अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये बता दूँ 5 स्टेज है, ठीक है। और ये सारे स्टेज को एज इट इज़ इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा। जो फर्स्ट स्टेज है वो फर्स्ट में ही आना चाहिए, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, ठीक है। ये ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि थर्ड स्टेज पहले सेकंड में ले लिया, सेकंड को थर्ड में डाल दिया, ऐसा नहीं होगा।
आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, ठीक है। स्टेज 1 है आपका विज़न मिशन ऑब्जेक्टिव को स्ट्रेटेजिक करना, मतलब कि इवेल्यूएशन आपको जो है बनाना है, ठीक है। देखिए वही चीज़ हम जो पढ़ चुके कि आपको जो है सबसे पहले वो टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करेंगे कि विज़न क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ठीक है। जो पढ़ चुके वही चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो वैल्यू विज़न है आपका, वो आपका जो है एक क्लियर फॉर्म देना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए विज़न। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा विज़न तो है लेकिन पता नहीं है किधर तक है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। विज़न आपका एकदम से क्लियरिफाई आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए कि हाँ हम यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। मैनेजर्स नीड टू क्लियर अबाउट व्हाट दे सी एज अ रोल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि मैनेजर को ये क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि हम यहाँ पे किस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, प्लस हमारा क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। हम यहाँ पे क्यों हैं और हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से चलाना है, ये सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो कॉरपोरेट गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनका जो फ्लो है, फ्लो फ्रॉम द मिशन एंड ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द कॉरपोरेशन, मतलब कि जो गोल आपका है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो मिशन एंड ग्रोथ, मिशन आपका जो है उसके हिसाब से ही फ्लो होना चाहिए। आप ये कहे कि हमारा गोल कुछ अलग है और हम काम कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, मतलब कि कुछ मिक्स ही नहीं हो रहा है, ये नहीं चलेगा। आपको जो गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, तभी तो आप गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और आपको कहा है कि मैनेजरियल जो पर्पज़ है आपका, ऑब्जेक्टिव्स जो है, कन्वर्ट द स्ट्रेटेजिक विज़न इनटू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट, मतलब कि आपका जो विज़न है ना, आपने जो विज़न डिसाइड किया है उस तरीके से आपका परफॉर्मेंस हो, इस तरीके से आपको टारगेट करना है, उस तरीके से काम आपको लेना है और आपको ये देखना है कि उस तरीके से आपको रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से कंट्रोल लगाया जाए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये था कि स्ट्रेटेजिक विज़न, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पॉइंट था कि अब आप एक काम कीजिए, आप एनालिसिस कीजिए एनवायरनमेंट को। अब एनालिसिस जो है, एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल। एनवायरमेंटल में क्या आएगा, एनवायरमेंटल में आएगा आपका जो फर्म का इकोनॉमिक है पूरे का पूरा, वो सोशल, टेक्नोलॉजिकल और मार्केट पूरे का पूरा आपका आ जाएगा, ठीक है। और अदर फोर्स विच अफेक्ट इट्स फंक्शंस, मतलब कि अदर कोई भी फोर्सेस है जो हमें ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक एंड अनसर्टेन, जो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे वही देखा कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, मतलब कि चेंज होते रहते हैं और हमें इस तरीके से ही काम करना पड़ेगा वरना हम नहीं चल सकते। जैसे कि नोकिया का एग्जांपल दूँ, नोकिया एक टाइम पे मार्केट किंग था, लीडर था। एंड्रॉयड वालों ने कहा कि हमारा एंड्रॉयड ले लो, ठीक है, तो नोकिया ने मना कर दिया। उन्होंने ईगो बताया कि भाई हम तो मार्केट किंग है, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें आपका एंड्रॉयड नहीं चाहिए, जो भी कारण हो वो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं लिया एंड्रॉयड। अब मार्केट फोर्स तो बदल गया, कस्टमर की प्रेफरेंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कस्टमर प्रेफरेंस जो है उनकी बदल गई। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा एंड्रॉयड को प्रीफर किया और इस वजह से जो है ये नोकिया आज अपना नाम भी नहीं बना पा रहा है। यही कारण था कि डायनामिक अनसर्टेन है, उसके हिसाब से आपको चलना होता है, ठीक है। तो जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी है उसे, आपकी जो फॉर्म की जो फ्यूचर है उस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को डिसाइड करना है और उस तरीके से ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में क्या होगा, ये तो हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा। ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो इन्वॉल्व होगा वो फर्म के अंदर जो जो चीज़ें होती है, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज है, आपके जितने भी रिसोर्सेज है, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी जो है, मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, आपके वर्कर्स, ठीक है, ये सारे जो है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में इंक्लूडेड है। दिस वुड रिवेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उसे आप जो है किस तरीके से कम कर पाए, किस तरीके से वीकनेस को कम करके अपना जो प्रॉफिट बढ़ा पाए। और थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी है, तो थ्रेट को कैसे कम करा जाए और अपॉर्चुनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इस तरीके का काम करना होता है।
थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 ही स्टेप आपको याद रखने हैं, 2 ही स्टेप। पहला स्टेप आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको करना है अपनी जो स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन है उसे डेवलप करना है, डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों करना है? क्योंकि आपकी जो वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, वीकनेस को कम कर दिया जाए, अपॉर्चुनिटी आपकी जो है बढ़ाई जाए उस तरीके से, उस वजह से जो है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन को जो है डेवलप कर दिया जाए। और सेकेंड स्टेप आपका रहेगा, सेकेंड स्टेप इज़, कहा गया है कि डीप एनालिसिस। सबसे पहले तो आपने स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन किया, एनालिसिस कर लिया, इसके बाद आपको जो है सेकेंड स्टेप में डीप एनालिसिस करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव निकाल पाए। 2 ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका कि डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, और सेकेंड स्टेप क्या रहा कि डीप एनालिसिस करिए। क्यों? क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आप निकाल पाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, ये तो अलग से आपको डिफरेंट पॉइंट दे रखा है। फॉर्मुलेशन आपको 2 ही स्टेप में होता है, यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ये दे रखा है कि स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव जो है मे बी डिज़ाइन एज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी एंड रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी। मतलब कि ये ग्रोथ हो सकता है, आपकी जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी है। हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, डेवलपिंग करते हैं स्ट्रेटेजी अल्टरनेटिव को। तो स्ट्रेटेजी अल्टरनेटिव जो है, अल्टरनेटिव वो किसी भी तरीके से हो सकती है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के हिसाब से, या फिर रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी, इनमें से कोई भी हो सकती है। ठीक है, कंपनी में ऑल्सो फॉलो अ कॉम्बिनेशन दिस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी हम इसे कह सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी है, इन तीनों को अगर आप कंबाइन यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। क्लियर है? कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी हम कहेंगे। स्टेज 4 में क्या है? स्टेज 4 में है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज किस तरीके से है? तो यहाँ पे सीधी सी पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। तो देखिए यहाँ पे डेवलपिंग बजट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स है आपको यहाँ पे याद रखने हैं। डेवलपिंग बजट, आप बजट डेवलप कर सकते हैं। स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद नीडेड स्किल एक्सपर्टाइजमेंट, मतलब कि एक्सपर्टाइजमेंट जो आपकी है, स्किल है, उसे आप जो है इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। एंश्योरिंग द पॉलिसी, एंश्योरिंग दैट पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग प्रोड्यूस। अब यहाँ पे जो अपनी पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सके, एंश्योर करिए